ठीक है, तो आज जो हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो क्या है, मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स होता क्या है, कुछ पता है इसके बारे में? क्या होता है मैट्रिक्स? कभी सुना ही नहीं है। तो मैट्रिक्स ना एक तरीके का अरेंजमेंट है या मैथमेटिकल टूल है जिसके थ्रू हम ना बहुत सारी चीज़ों पे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जैसे किन चीज़ों का सॉल्यूशन? तो जैसे आपने ऑप्टिमाइजेशन कभी सुना हो, जैसे बहुत सारा कहीं फैक्ट्री लगानी है हमको, तो उस फैक्ट्री के लिए रॉ मटेरियल से लेके सारी चीज़ों को मैं मिनिमम कॉस्ट से मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे निकाल सकता हूँ, इसको बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन। अब ऑप्टिमाइजेशन का मैट्रिक्स में क्या लेना देना है? तो मैट्रिक्स एक, जैसे आपने बचपन में 1 2 3 काउंटिंग पढ़ी, तो वो सिर्फ एक मैथमेटिकल टूल था आपके लिए। जैसे जैसे आप आगे बढ़े तो उनका आपने यूज़ करना सीखा कि हाँ इन्हें जोड़ते हैं घटाते हैं। ऐसी मैट्रिक्स भी एक बेसिक चीज़ है, इसका आप आगे जाके यूज़ करते हैं। जो चैप्टर एक LPP आपके यहाँ ही है 12th में, लास्ट चैप्टर होगा, लीनियर प्रोग्रामिंग जिसको बोलते हैं, उसके अंदर आप ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। वहाँ पे आप मैट्रिक्स का यूज़ नहीं करोगे, लेकिन जब आप आगे जाओगे, सीनियर क्लासेस में जाओगे, तो वहाँ आपको समझ आएगा कि मैट्रिक्स और लीनियर प्रोग्रामिंग को मिक्स करने के बाद आप ऑप्टिमाइजेशन कर पाते हो। क्योंकि मैट्रिक्स का इस्तेमाल करा जाता है बहुत सारे वेरिएबल्स की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। जैसे आपने 10th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के अंदर आपने रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स देखी थी। वहाँ पे भी ऐसा करते थे कि 3 पेन ले लिए इतने रुपए के, 4 कॉपी इतने रुपए की ले ली तो इतने रुपए का पड़ा, फिर ऐसे करके 2 इक्वेशन बनाते थे, सॉल्व करते थे। तो वहाँ पे भी वो रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स है। लेकिन अगर मैं आपको वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बोल दूँ कि 3 पेन हैं, 2 पेंसिल हैं, 4 शार्पनर हैं, 5 बुक्स हैं, तो वहाँ पे वेरिएबल बहुत सारे हो जाएंगे। तो जब बहुत सारे वेरिएबल्स हो जाते हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? मैट्रिक्स। एंड इसके बाद एक चैप्टर है डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट किसके लिए यूज़ होते हैं? बहुत सारी इक्वेशंस अगर मल्टी वेरिएबल्स में आ गई, पर सारी लीनियर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? लीनियर। समझते हो क्या होती है लीनियर इक्वेशन? वो इक्वेशंस हैं जहाँ पर डिग्री कैसी होती है? 1 होती है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं? जिसमें डिग्री 1 होगी। तो अब बहुत सारे वेरिएबल्स हो जाएं, 10-12 वेरिएबल्स हो जाएं, उससे ज़्यादा भी हो जाएं, तो वो सारे वेरिएबल्स, इतने सारे वेरिएबल्स को एक साथ सॉल्व करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट चैप्टर का यूज़ होता है, और उसी से ऑप्टिमाइजेशन होगा। तो सबसे पहले मैट्रिक्स क्या है? अपने आप में एक अरेंजमेंट है। अगर कोई पूछेगा तो मैट्रिक्स क्या है? अपने आप में एक अरेंजमेंट है। ये क्या है? एक अरेंजमेंट। और अरेंजमेंट की क्या कैलकुलेशन हो सकती है? अगर कोई अरेंजमेंट रखा हुआ है तो उसकी कैलकुलेशन नहीं होती है। मैट्रिक्स की मैक्सिमम कैलकुलेशन कहाँ होंगी? डिटरमिनेंट के अंदर होंगी। मैट्रिक्स की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती। मैट्रिक्स को जब आप डिटरमिनेंट कन्वर्ट करते हो तो उसके बाद उसके आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती, वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि ये सिर्फ एक अरेंजमेंट है। मैट्रिक्स की अपनी कोई वैल्यू नहीं है। फॉर वैल्यू हम किसके बाद जाते हैं? फॉर वैल्यू हम पहुंचते हैं डिटर्मिनेंट के पास, जो कि इसके बाद का चैप्टर है, वो वहाँ पे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मुझे आपसे अगर आगे से कोई पूछेगा मैट्रिक्स चैप्टर का यूज़ किया है, तो आप बोलोगे मल्टी वेरिएबल्स की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स का यूज़ किया जा सकता है। और किसी भी कंपनी का प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन मैट्रिक्स और लीनियर प्रोग्रामिंग को मिक्स करके किया जाएगा। वो आगे की बातें हैं, बहुत आगे की। ये सिर्फ हम क्या पढ़ रहे हैं, जैसे एक नर्सरी क्लास का बच्चा 1 2 3 सीखता है, और उस 1 2 3 का इस्तेमाल 12th क्लास में आप करते हो। बहुत छोटी सी चीज़ है ये। तो सबसे पहले मैट्रिक्स क्या है? तो मैट्रिक्स इज एनी रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शन इन m रोज एंड n कॉलम्स। यहाँ पर 2 चीज़ें लिखी हुई हैं, नंबर्स एंड फंक्शन। जब आप मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स की बात करते हो, ये एलिमेंट्स की जगह आप क्या क्या प्लेस कर सकते हो? तो नंबर्स भी प्लेस कर सकते हो और फंक्शन भी प्लेस कर सकते हो। फंक्शन समझते हो ना? जैसे फंक्शन क्या क्या होता है? जैसे फंक्शन ऐसा है 2x² + 1, है ना, f(x) = sin x। तो आप मैट्रिक्स के अंदर ये सब भी लिख सकते हो, है ना। क्या है? मैट्रिक्स इज एन रेक्टेंगुलर एरे, जहाँ पर m रोज होंगी
और n कॉलम्स होंगे। विद इन द ब्रैकेट्स मैट्रिक्स ऑफ m रोज एंड n कॉलम्स इज यूजुअली रिटन एज दिस। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, A11, A12 और ऐसे चलते हुए A1n तक गया, फिर 21, 22, 2n और ऐसी M1, M2, Mn। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर कोई पूछेगा इसमें तो कितने हैं, Mn एलिमेंट्स हैं। M और N हमें पता नहीं है अभी। जैसे एक सिंपल सी मैं मैट्रिक्स लिखता हूँ, एक रेक्टेंगुलर एरे है, आप हमेशा उसे कैपिटल लेटर से डिनोट कर दोगे A से, और इसके अंदर जैसे मैंने लिखा 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हॉरिजॉन्टल है इनको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल यानी कि ऐसे समझ जाओ कि R को मैंने ऐसे बनाया ना तो रो, तो हॉरिजॉन्टली जो लगे हुए हैं उसे क्या बोलेंगे, रो, और जो वर्टिकली लगे हुए हैं उनको बोलते हैं कॉलम। वर्टिकली देखो कॉलम कैसे लिखा है मैंने, तो कॉलम को ऐसे ब्रैकेट सा बनाया है, तो जो वर्टिकली लगे हैं वो कॉलम है, जो हॉरिजॉन्टली लगे हैं वो रो हैं। तो यहाँ पे रो कितनी है, 1 और 2, कॉलम कितने, 1 और 2, तो यहाँ पे 2 रो 2 कॉलम। हमेशा पहले रो को लिखते हैं और बाद में कॉलम को लिखते हैं, पहले हमेशा रो बाद में कॉलम। तो यहीं से बात आती है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो कोई पूछेगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो क्या बताना है, रो इनटू कॉलम, रो इनटू कॉलम। तो जैसे इसका ऑर्डर कितना है, तो 2 क्रॉस 2, क्या पढ़ोगे 2 क्रॉस 2 या 2/2 या 2 इंटू 2 का कॉलम, ठीक है। 2 क्रॉस 2 वो होगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा, तो यहाँ पे कितनी रोज है हमारे पास, m रोज हैं और कॉलम कितने n। यूजुअली आपको किताब के अंदर या बुक्स के अंदर वो कॉलम को हमेशा n से रिप्रेजेंट करेगा और रोज को हमेशा m से रिप्रेजेंट करेगा, है ना। यूजुअली आपको क्या मिलेगा कि जो m है वो रो को रिप्रेजेंट करेगा स्मॉल m, है ना, और जो n होगा स्मॉल m वो कॉलम। हमेशा ध्यान रखेंगे m मतलब क्या है, रो, n मतलब क्या है, कॉलम, ठीक है। जैसे इसका ऑर्डर बताओ, 1 2 3 -1 1 0, 3 क्रॉस 3, रो कितनी है, 1 2, 2 क्रॉस 3 बोलोगे इसको। कितनी रो हैं, 2 रो हैं और कॉलम कितने हैं, 3। जैसे यहाँ बताओ 1 2 3, 1 क्रॉस 3। अगर ऐसा पूछा जाए 1 2 3 4, तो कितनी है ऑर्डर, 1 क्रॉस 4। अगर ऐसा पूछा जाए 1 2 3 4, 4 रो हैं और कॉलम 1, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब यहीं पर एक बात और है कि ये जो सफिक्स देख रहे हो आप, इसके सफिक्स में क्या लिखा है, 1 1, इसके सफिक्स में क्या लिखा है, और ऐसे ही आगे चलोगे तो 3 3 मिलेगा, 4 4 मिलेगा, 5 5 मिलेगा। तो ये जो 1 1 2 2 3 3 4 4 ये वाला जो डायगोनल बनता है, इस डायगोनल को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल की जब बात होगी तो वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में होगी। किस में होगी, अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर समझते हो ना, स्क्वायर क्या होता है, जहां पर लेंथ और ब्रेथ सेम हो जाए, यानी कि जितनी रो हैं उतने ही कॉलम हो जाएं, तो उसको स्क्वायर बोलेंगे। जैसे ये है, तो यहां पे डायगोनल एग्जिस्ट करेगा। क्या यहां डायगोनल है, नहीं, यहां डायगोनल नहीं है, यहां डायगोनल नहीं है, यहां भी डायगोनल नहीं है। मैं बनाने की कोशिश करूंगा ये छूटेगा, तो पूरा नहीं बन रहा है उस तरीके से, ठीक है। तो डायगोनल हमेशा क्या बनता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में, जहां पर रो और कॉलम की संख्या या नंबर सेम होंगे, ठीक है। यहां तक तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हमने बात कर ली कि ऑर्डर क्या होता है। जैसे यहाँ लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये ए है। क्या ऑर्डर है इसका बेटा, 3 क्रॉस 3। प्रिंसिपल डायगोनल है इसमें, कहाँ पर है, ये रहा 1 5 9। अब एक चीज़ और समझो कि प्रिंसिपल डायगोनल होता क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल
का जो भी एलिमेंट है उनके सम को हम ट्रेस ऑफ ए बोलते हैं। 1 + 5 + 9 ये प्रिंसिपल डायगोनल था। इसके एलिमेंट क्या है 1, 5 और 9। आपने उनका सम कर दिया तो सम करने पे क्या बनेगा, ट्रेस ऑफ ए बोलते हैं इसको, ठीक। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स वो क्या होता है, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। इसको ऐसे भी बोल सकते थे, देखो जनरली कैसे लिखते हैं, जैसे मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म क्या होगा, हमेशा मैट्रिक्स को मैंने कहा आप कैपिटल ए से लिखोगे और फिर यहाँ पे छोटा ब्रैकेट बना के AIJ और M×n, इट इज अ जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, जनरल रिप्रेजेंटेशन, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब I और J क्या बताते हैं, लोकेशन, ठीक। I और J क्या बताते हैं हमको, लोकेशन, ये क्या बताता है, लोकेशन। जैसे MN क्या बताते हैं, नंबर ऑफ रो और कॉलम, एंड लिखो, एंड कॉलम। जैसे यहां पर मैं आपसे कहता A32 की वैल्यू बताओ, A33 की वैल्यू बताओ, तो पहले जो 3 लिखा है उसका मतलब क्या है कि थर्ड रो की बात चल रही है, तो थर्ड रो पे आ गए हम। फिर बाद में जो 3 लिखा है वो बता रहा है कि कॉलम 3 की बात चल रही है, तो कॉलम 3 पे आ गए हम। तो इन दोनों लाइन में जो कॉमन पॉइंट आया वो क्या है, 9। तो A33 की वैल्यू कितनी हो गई, 9। अगर आपसे पूछे A12 बता दो, तो किसकी बात हो रही है, पहले हमेशा रो होता है, तो पहले रो आएगा कौन सा, फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला रो आ गया। फिर बाद में क्या सफिक्स में लिखा है 2, तो सेकंड कॉलम, तो कौन आएगा, 2। अगर यहीं पे आपसे पूछा जाए A31, तो आप कहाँ जाओगे, पहले थर्ड रो में जाओगे, फिर कॉलम 1 पे आओगे, तो क्या आएगा, 7। तो A31 की वैल्यू कितनी हो गई, 7। समझ आई इतनी बात। फिर बात आती है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में जो पहला मैट्रिक्स लिखा है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, वो क्या है, रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स क्या होता है, तो कोई भी ऐसा मैट्रिक्स, एनी मैट्रिक्स इन विच ओनली वन रो एग्जिस्ट, उसके अंदर सिर्फ एक ही रो होनी चाहिए। एक ही रो का मतलब, जैसे ए लिखा मैंने 1 2 3, या ए मैंने लिखा 1 2, या ए लिखा मैंने ABC, या ए लिखा आपने क्या I, J, K, L, M और N। इसका ऑर्डर कितना है बेटा, 1×3, 1×2, 1×3, 1×6। कॉमन क्या है, सब में एक ही रो है, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। तो रो मैट्रिक्स क्लियर है, उसमें सिर्फ एक कॉलम होगी, एक रो होगी और कॉलम बहुत सारी हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद रो मैट्रिक्स के बाद आता है कॉलम मैट्रिक्स। तो जैसे रो के अंदर एक ही रो रह गई, तो कॉलम के अंदर भी क्या होगा, एक ही कॉलम रह जाएगा। तो जैसे ए क्या लिख सकते हैं हम, A = 1 2 3 4, या A = हम लिख सकते हैं ABC, या फिर A = PQRST, है ना। यहाँ पे कितनी रो है बेटा, 4, कॉलम कितने हैं, 1, रो कितनी है, 3, कॉलम कितना है, 1, रो कितनी है, 5, कॉलम कितना है, 1। तो यहाँ पे हर जगह पर क्या होगा, कॉलम एक ही होगा पर रो ज़्यादा हो सकती है। फिर कॉलम मैट्रिक्स के बाद बात आती है स्क्वायर मैट्रिक्स की, और स्क्वायर मैट्रिक्स अपने आप में डिटेल में डिस्कशन करने वाला टॉपिक है। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर हम कह सकते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जहाँ पर नंबर ऑफ रो
इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो जाएगा। यूजुअली हम रो को m से डिनोट करते हैं, तो m इक्वल टू n हो जाना चाहिए। एक मैट्रिक्स A आई जे होगा m क्रॉस n वेयर m इक्वल टू n हो जाएगा, वेयर m इक्वल टू क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। समझ आई इतनी बात। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के हम करेंगे पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले यहां लिखा मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर हमें क्या समझ आया कि उसके अंदर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होनी चाहिए। फिर स्क्वायर मैट्रिक्स में एक होता है डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर एक डायगोनल मैट्रिक्स और एक होगा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स m इक्वल टू n। फिर स्क्वायर मैट्रिक्स में दो टाइप है, एक डायगोनल है और एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर एक है यूनिट मैट्रिक्स, एक है स्केलर मैट्रिक्स, और यूनिट हो गया, स्केलर हो गया, और क्या था, नल मैट्रिक्स कह सकते हो, लेकिन उसे छोड़ दो, यहाँ नल मैट्रिक्स को यहाँ नहीं रखेंगे हम। ठीक है, और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में दो तरीके से हैं, एक अपर ट्रायंगुलर और दूसरा लोअर ट्रायंगुलर। ठीक है, अब समझ के चलते हैं। सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, इधर देख लो। अब डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल पे एलिमेंट होंगे। डायगोनल मैंने आपको बताया था क्या होता है, डायगोनल जहां पर सफिक्स सेम थे 1 1 2 2 3 3 4 4, तो डायगोनल पे एलिमेंट्स होंगे। जैसे यहाँ पे 1 और 2 लिख दिया मैंने, और बाकी ये 0 कर दिए, ये तो 2 बाई 2 का हुआ। ऐसे 3 बाई 3 का लिखेंगे तो 1 0 0 0 2 0 0 0 3। ठीक है, कोई दिक्कत। इसको बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, जहां पर डायगोनल पे तो एलिमेंट होंगे। डायगोनल वाले एलिमेंट कैसे होंगे, नॉन जीरो। डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो, डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो। पर ऐसा हो सकता है कि मैं एक मैट्रिक्स ए लिखूं 1 0 0 0 0 0 0 0 0, मैं इसको भी डायगोनल मैट्रिक्स बोलूंगा। मेरे को जो डायगोनल पे एलिमेंट्स हैं उनमें से कोई एक नॉन जीरो चाहिए, कोई एक नॉन जीरो चाहिए। सारे जीरो नहीं भी होंगे तो चलेगा, लेकिन कम से कम एक नॉन जीरो चाहिए। यानी कि अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ a इक्वल टू 0 0 0 0 0 0 0 0 0, इसको मैं डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बोलूंगा, इसको हम अलग से बोलते हैं नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं इसको, अगर सब जीरो हो गए तो। डायगोनल मैट्रिक्स में हमें यही समझ आया कि डायगोनल पे जो भी एलिमेंट्स होंगे उनमें से कोई एक नॉन जीरो होना चाहिए, बाकी सारे जीरो हो भी जाएं तो फर्क नहीं पड़ेगा। फिर डायगोनल मैट्रिक्स से दो और नई मैट्रिक्स बनती हैं, जिनको हम एक यूनिट मैट्रिक्स और एक को कहते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स की, यूनिट का मतलब आप समझते हो 1 होता है, तो यूनिट मैट्रिक्स ऊपर से डायगोनल का पार्ट, तो यानी कि डायगोनल पे हर जगह 1 लिखा होगा। क्या लिखा होगा, डायगोनल पे हर जगह 1 लिखा होगा। जैसे 2 बाई 2 का लिखेंगे तो 1 1 0 0, अगर 3 बाई 3 का लिखेंगे तो डायगोनल पे 1 1 1, बाकी सब 0। 4 का भी लिख सकते हैं, तो हाँ बेटा 4 का भी लिख सकते हैं, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ठीक है, इनके स्पेशल नाम होते हैं यूनिट मैट्रिक्स में। जैसे अगर 2 बाई 2 का है तो इसको मैं बोलता हूँ I2। क्या बोलते हैं, I2। अगर 3 बाई 3 का है तो उसको बोलेंगे I3।
और अगर 4x4 का है तो इसको क्या बोलेंगे, I4। याद रहेगा ये। स्क्वायर मैट्रिक्स, रो और कॉलम की संख्या, नंबर ऑफ रो और कॉलम सेम होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स दो हिस्सों में बढ़ता है, एक डायगोनल और एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगा जिसके डायगोनल्स पे एलिमेंट होंगे या डायगोनल्स में से कोई ना कोई एक एलिमेंट नॉन जीरो होगा, बाकी सब जीरो हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। डायगोनल पे एलिमेंट, बाकी सब जीरो। फिर डायगोनल मैट्रिक्स अपने आप में दो मैट्रिक्स और अलग तरीके के इंट्रोड्यूस करता है। एक को हम यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं, यूनिट मतलब वन होता है, तो डायगोनल पे जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सब वन वन होंगे, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। डायगोनल पे जो एलिमेंट होंगे वो वन वन, बाकी सब जीरो। इसको डिनोट करने के लिए I2, I3, I4 जैसे सिंबल यूज किए जाते हैं। I2 का मतलब है कि मेरे पास जो यूनिट मैट्रिक्स है वो 2 ऑर्डर का है। I3 का मतलब है कि मेरे पास जो यूनिट मैट्रिक्स है वो 3 ऑर्डर का है। और I4 का मतलब है कि मेरे पास एक यूनिट मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 4 है। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए अक्सर हम ऑर्डर बोलते समय ऐसे ही बोल देते हैं कि ऑर्डर 3 का है। अगर ऑर्डर 3 उसने बोला, सिर्फ क्या बोला कि ऑर्डर 3 है, तो मेरे को समझ जाना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स की ही बात हो रही है। अगर उसने बोला ऑर्डर 5 है, तो मेरे को पता चल जाना चाहिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है, इसमें रो और कॉलम दोनों ही 5-5 है। लेकिन अगर वो बोलता है कि 2x3 है या 3x2 है, तो वो रेक्टेंगल होगा। कैसा होगा वो? रेक्टेंगुलर होगा। अब इसके बाद ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है? तो ट्रायंगुलर में क्या होता है कि जब हम डायगोनल लिखते हैं 1 2 3, तो ऊपर भी कुछ एलिमेंट्स हैं 3, नीचे भी 3 एलिमेंट्स हैं, तो अपने आप में एक ट्रायंगल सा बनता हुआ दिखता है ये। अगर मैं डायगोनल को छोड़ूंगा, ठीक से बना नहीं, जैसे ये ट्रायंगल बना है ना, एक नीचे ट्रायंगल बनता है डायगोनल के और एक ऊपर। अगर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिस मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं और ऊपर कुछ लिखा हो, या फिर 1 2 3 नीचे कुछ लिखा हो लेकिन ऊपर सारे जीरो हो जाएं, मतलब कोई भी एक ट्रायंगल जीरो हो जाए। डायगोनल के अलावा एक ऊपर ट्रायंगल बनेगा और डायगोनल के नीचे एक ट्रायंगल बनेगा। वो ट्रायंगल अगर दोनों में से कोई एक भी जीरो है तो उसको हम बोलते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर नीचे वाला जीरो है तो उसको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर। समझ गया? उल्टा है। अगर नीचे वाला जीरो है तो उसको क्या बोलेंगे? अपर ट्रायंगुलर, और ऊपर वाला जीरो है तो उसको क्या बोलेंगे? लोअर ट्रायंगुलर। जैसे इसका एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 0 0 0 है ना। ऊपर वाला ट्रायंगल में एलिमेंट्स हैं, नीचे वाला जीरो है। नीचे वाला जीरो है तो उसको क्या बोल रहे हैं? अपर ट्रायंगुलर। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 0 0 0। समझ आई बात? कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक सब क्लियर है ना? नोट करना है। सर अगर सिंगल मैट्रिक्स में अगर सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऐसे कह रहे हो ना? हाँ। स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो सर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अगर अपर और लोअर दोनों साइड में ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो अगर अपर भी जीरो लोअर भी जीरो तो डायगोनल हो गया ना, फिर वो ट्रायंगुलर नहीं रहा। अगर दोनों जीरो हो गए तो वो डायगोनल में चला जाएगा। ठीक है? अरे स्केलर छूट गया। स्केलर के अंदर डायगोनल पे एलिमेंट होंगे लेकिन 1 के अलावा कुछ और हो सकता है। स्केलर में क्या होगा? 1 के अलावा कुछ होगा लेकिन तीनों सेम होंगे, जैसे 2 2 2, बाकी सब जीरो। बस स्केलर में फर्क क्या है कि वहां पर डायगोनल पे 1 के अलावा कोई एलिमेंट आएगा, 1 के अलावा कोई एलिमेंट आएगा, 1 नहीं आएगा। ठीक, 1 आएगा तो यूनिट है, 1 के अलावा आया कुछ भी और तीनों सेम आए तो वो स्केलर है। तीनों सेम भी होने चाहिए। तीनों सेम नहीं है तो डायगोनल है, तीनों सेम है तो डायगोनल तो है ही है, साथ के साथ स्केलर भी है। ठीक है, इसे नोट कर लो एक बार। अरे यार, हाँ वैसे स्लाइड्स भेज दूंगा मैं आज। हाँ आकिब सर, क्लास के बाद करा लेना।
तो आगे क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स पे बात हो गई, स्केलर पे हो गई, आइडेंटिटी यूनिट हो गया, नल जीरो हो गया, ट्रायंगुलर पे बात हो गई, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पे बात करनी है। तो दो मैट्रिक्स को हमें इक्वल करना है। तो मैंने आपसे कहा कि दोनों मैट्रिक्स क्या है, अपने आप में एक अरेंजमेंट है। अगर मैं दो अरेंजमेंट को इक्वल करना चाहता हूँ तो आप समझ रहे होंगे कि आपने कोई भी एक सेट बनाया हो कि मैं यहाँ पे कप रखूँगा, यहाँ पे शर्ट रखूँगा, यहाँ पे कुछ और रखूँगा, शूज़ रखूँगा, ये सब ऐसे करके एक आपने अरेंजमेंट बनाया। सेम वैसा ही अरेंजमेंट क्रिएट करना होगा तो सबसे पहली बात क्या होगी कि जैसे जैसे आपने इधर लगाया है वैसे वैसे उधर लगाना पड़ेगा, और जो एलिमेंट यहाँ लगाया है वही एलिमेंट वहाँ लगाना पड़ेगा। यानी कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के लिए दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी कि एक तो ऑर्डर सेम होना चाहिए और दूसरा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। जैसे 1 2 3 4 5 6, तो इधर भी मेरे को 1 2 3 4 5 6 ही लिखना होगा। जैसे अगर मैंने यहाँ लिख दिया 1 2 3 4 और मैं चाह रहा हूँ इधर मैंने लिख दिया 1 2 3 4, एलिमेंट्स तो सेम है लेकिन इस तरह ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, इधर ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस 4, तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, ऑर्डर ही बेकार हो गया। ठीक है, तो इक्वालिटी के लिए क्या होना चाहिए, दोनों जगह ऑर्डर तो सेम होना चाहिए, साथ के साथ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, तभी आप दो मैट्रिक्स को इक्वल कह सकते हो। ठीक है, जैसे ऐसा मान लो कि मैंने यहाँ लिखा 2x + y एंड 5 3 एंड 2x प्लस नहीं 2x नहीं करते हैं, x - y, और इधर मैंने लिखा 4 5 3 -1। ठीक है, ये दो मैट्रिक्स मैंने लिखी हुई हैं, मैंने दोनों को इक्वल रख दिया है। दोनों को क्या करा है, इक्वल रख दिया है। अगर मैंने दोनों को इक्वल रख दिया है तो मैं इस बात की भी श्योरिटी दूंगा कि ये दोनों मैट्रिक्स कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इक्वल होने के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो ऑर्डर तो सेम है, तो यानी कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होने चाहिए थे। यानी कि 2x + y की जो वैल्यू हो जाएगी वो 4 हो जाएगी और x - y की वैल्यू -1 हो जाएगी। अब ये लीनियर इक्वेशंस हमने खूब सॉल्व करी हैं 10th क्लास में। सॉल्व करने के लिए इसको इसके नीचे लिख लो, x - y = -1। दोनों को ऐड करेंगे तो 2x + x तो 3x हो जाएगा, प्लस का y माइनस का y कैंसिल हो जाएगा, 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा, और x = 3/3, देन x = कितना हो जाएगा 1, और x की वैल्यू यहाँ रख दो 1 - y = -1, देन -y = -1 + 1, देन -y = 0। कुछ गड़बड़, -1 होना था ना ये इधर जाके, सॉरी इरेजर, ये माइनस होना चाहिए था, -1 तो -2, देन y = कितना हो जाएगा 2। समझ आएगा ये बात, कोई दिक्कत नहीं। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन कैसा बनता है, 1 नंबर में ये क्वेश्चन बनता है, आपको दो मैट्रिक्स इस तरीके से दे देगा, इधर कुछ अननोन दे देगा, उन अननोन्स को कंपेयर करके आपको उन अननोन्स की वैल्यू निकालनी होती है। ये 1 नंबर का सवाल बनता है। ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, ऑपरेशन समझते हो, ऑपरेशंस हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, अभी तक आपने जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस पढ़े हैं वो सब क्या है, एडिशन पढ़ा है आपने, सब्ट्रैक्शन पढ़ा है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इनको हम बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, यानी कि मैट्रिसेस को जोड़ा जा सकता है, तो हाँ जोड़ा जा सकता है, मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, तो अगर ऐड किया जा सकता है तो सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ कि जैसे 2 में 5 ऐड करा तो 7 हो गया, क्या 2 में -5 ऐड किया जा सकता है, तो हाँ किया जा सकता है, उसको मैं ऐसे लिख लूँगा ना, मैंने एक्चुअल में एडिशन किया लेकिन वो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, वो बात की बात है।
तो उसी तरीके से मैट्रिसेस के अंदर हम एडिशन कर सकते हैं तो हाँ कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं तो हाँ कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन होगा हाँ होगा, डिवीज़न नहीं होता है मैट्रिसेस के अंदर, डिवीज़न नहीं होगा। तो सबसे पहले बात होगी किसकी, एडिशन की। तो एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, अब सपोज करो दो मैट्रिसेस को मैं ऐड करने जा रहा हूँ, क्या ये पॉसिबिलिटी हो पाएगी कि मैं 1 2 3 मैं ऐड कर दूँ 4 5 6? किस हिसाब से ऐड करूँगा, कैसे ऐड करूँ, नहीं होगा। तो एडिशन के लिए भी सबसे पहले मुझे क्या समझ आया कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड हो जाएंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड हो जाएंगे। जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 और मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ -1 4 0 2, ये मुझे ऐड करने हैं। तो ऐड करने के लिए क्या करेंगे, ऑर्डर सेम है तो 1 को -1 में ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0, 2 को 4 में ऐड कर देंगे तो 6, 3 को 0 में तो 3 एंड 4 को 2 में तो 6। ये एडिशन है ना, बहुत सिंपल है एडिशन। बस क्या करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देना है। A11 को A11 के साथ ही ऐड करेंगे, A22 को A22 के साथ ही ऐड करेंगे। ठीक, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इस तरीके का ये कैसे भी दे सकता है। अब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में और अगर बात की जाए तो हम और क्या बात कर सकते हैं, तो हम ये बात कर सकते हैं कि जब भी हमने एडिशन सीखा, आप लोग जब छोटी क्लास में थे और जब एडिशन सीख रहे थे, 6th क्लास में पहली बार देखा होगा कि बुक में फर्स्ट चैप्टर होता था नंबर्स के नाम से, फिर उसके अंदर लिखा रहता था कि क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये याद है क्या होती हैं, ये याद है कुछ थोड़ी बहुत? क्या याद है, कोई एक बताओ कुछ भी। कॉम्यूटेटिव क्या होता है? जो हम लोग a + b + c कर देते हैं तो b + c + a d होता है, वो भी सेम है। हाँ, सबसे पहला जो तुम बोल रहे हो कॉम्यूटेटिव, तो कॉम्यूटेटिव के अंदर क्या होता है, जैसे मैं यही नहीं बात कर रहा, कभी भी कॉम्यूटेटिव वर्ड सुनो तो कॉम्यूटेटिव होने का मतलब क्या है कि अगर मैं a + b कर रहा हूँ तो वो b + a के इक्वल ही होना चाहिए। ये इसको कहते हैं कॉम्यूटेटिविटी। अगर मैं एक मैट्रिक्स A लेता हूँ, जैसे मैंने ये ली A मैट्रिक्स और एक मैट्रिक्स B ली, इन दोनों को मैंने ऐड करा तो ये बना। अब मैं पहले B लिख दूँ और बाद में A लिख दूँ तो क्या ये चेंज हो जाएगा? नहीं चेंज होगा। अगर मैं पहले इसको लिख दूँ -1 4 0 2 और बाद में इसको लिख दूँ 1 2 3 4, अब भी ऐड करूँगा तो वो 0 6 3 6 ही बनाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज कॉम्यूटेटिव। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज कॉम्यूटेटिव। ठीक है, क्लोजर के बारे में नहीं पता होगा या भूल गए होगे, पक्का है, क्योंकि उस पर ज़्यादा ध्यान जाता नहीं। क्लोजर क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम बात करें, क्लोजर प्रॉपर्टी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर जैसे आपने इंटीजर का एक टोकरा उठाया, इंटीजर्स नंबर रखे हैं उस टोकरे के अंदर, आपने एक इंटीजर निकाला, दूसरा इंटीजर निकाला और दोनों को ऐड कर दिया, तो दोनों को ऐड करने पे एक इंटीजर ही बनेगा। क्लियर है ना? 4 और 5 को ऐड करेंगे तो 9 बनेगा। 4 भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है और 9 भी इंटीजर है। अगर मैं दो इंटीजर्स को ऐड करता हूं तो हमेशा मेरे को एक इंटीजर मिलता है। मैं दो नेचुरल नंबर को ऐड करता हूं तो भी मुझे एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा। अगर मैं दो इंटीजर्स, दो रैशनल नंबर को ऐड करूंगा तो भी रैशनल मिलेगा। तो इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, ये सब क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं अंडर द एडिशन, अंडर द मैथमेटिकल ऑपरेशन एडिशन। अब इसी में ध्यान से सुनना, अगर मैं सब्ट्रैक्शन पे उतर जाऊं तो मैं दो नेचुरल नंबर लेता हूं, मैं उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या हमेशा नेचुरल नंबर मिलेगा?
अगर मैंने 3 और 4 ले लिया, जब 4 में से 3 घटाऊंगा तो ठीक है, तो नेचुरल नंबर है, लेकिन 3 में से 4 घटाने गया तो -1 मिलेगा और वो नेचुरल नंबर नहीं होगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि नेचुरल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते अंडर द कौन सा है ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में नेचुरल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन यहां पर क्लोजर प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूंगा, तो अगर मैं एक मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स में ऐड करता हूं तो मुझे एक मैट्रिक्स ही मिलेगी हमेशा, तो मैं उसको क्या बोलूंगा कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स ऑल्सो फॉलो द क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, अब कॉम्पिटेटिव हो गया, क्लोजर हो गया, एक आपने सुना होगा एसोसिएटिव, सुना है? कुछ कुछ याद है किसी को? क्या होता है एसोसिएटिव? ब्रैकेट में a प्लस बी हाँ, सही बोल रहे। इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में b प्लस c। अगर एक a है और प्लस b कर लिया हमने और प्लस c, और इधर हमने लिखा a प्लस b प्लस c, यानी कि पहले मैंने a और b मैट्रिक्स को ऐड करा, उसके बाद उसमें एक c मैट्रिक्स को ऐड करा, और इधर मैं कह रहा हूं कि पहले मैंने b और c को ऐड कर लिया फिर a को ऐड करा, तो क्या मैट्रिक्स में कोई चेंज आएगा? नहीं। तो एसोसिएटिविटी भी फॉलो करता है मैट्रिक्स का एडिशन। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं कि कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसी हो सकती है कि कोई भी ऐसा मैट्रिक्स हो सकता है ए में, अगर मैं उसको ऐड करूं वो ए ही बना दे, इसको क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। क्या बोलेंगे इसको? एडिटिव आइडेंटिटी। क्या किसी ए मैट्रिक्स में कोई दूसरा ऐसा मैट्रिक्स ऐड किया जा सकता है कि वो ए ही बना रहे? तो हाँ, मैं कह सकता हूँ नल मैट्रिक्स ऐड कर दो इसमें। तो हमारे लिए पास एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो क्या है? नल मैट्रिक्स है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? वो है नल मैट्रिक्स। डिस्ट्रीब्यूटिव पता है? डिस्ट्रीब्यूटिव सुना है? डिस्ट्रीब्यूटिव में इसके नाम में ही छुपी है बातें। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देना। अगर यहाँ पे कहीं लिखा है ए और अंदर लिखा है बी प्लस सी, तो क्या ये ए बी प्लस ए सी के इक्वल होगा? तो हाँ होगा, ए बी प्लस ए सी के इक्वल होगा। ठीक है, इतनी बात एडिशन के अंदर हमने मैट्रिक्स की समझी। आगे से ध्यान रहेंगी ये प्रॉपर्टीज़। कॉम्पिटेटिव क्या कहता है? अगर अंडर द एडिशन पूछा है तो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होना चाहिए। अंडर द मल्टीप्लिकेशन पूछेगा तो क्या बोलोगे? ए बी इंटू बी ए होना चाहिए। ठीक, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। अगर हम किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर समझते हो, किसी भी कांस्टेंट नंबर को स्केलर बोलते हैं। ठीक है, स्केलर के पास कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो जैसे अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, ए आई जे और एम क्रॉस एन, मैं के ए की बात करूंगा तो के हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा जाके। समझ आई बात? के को ब्रैकेट के अंदर लिख दिया ना मैंने, तो के हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। जैसे मैंने ए लिखा 1 2 3 4 और कोई मेरे से कहे 2a कितना होगा, तो मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा सब जगह। 2 4 6 8। कोई पूछे यहाँ पर इसमें 4a पूछेगा तो क्या करेंगे? 4 की मल्टीप्लाई 4 8 12 16। समझ आई बात? अगर कोई -3 भी बोलता है -3a, तो आपको -3 की मल्टीप्लाई करनी है। तो -3 -6 -9 -12, ये -3a होगा। हाफ भी मल्टीप्लाई हो सकता है, √2 भी मल्टीप्लाई हो सकता है। कोई भी रियल नंबर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एनी रियल नंबर, ये के जो होगा इट इज एनी रियल नंबर। इसके ठीक है,
multiplication of two matrix. This is the most important part of this chapter. दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करना, वो कैसे करी जाएगी उसको ध्यान से समझना. सबसे ज़्यादा गलती होने के चांस यही होते हैं. हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, ए आई जे, उसको m क्रॉस n ऑर्डर है. फिर मेरे पास एक मैट्रिक्स है B, बी आई जे P क्रॉस Q. ठीक, A इंटू बी इज पॉसिबल. पहली बात तो मल्टीप्लाई हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी, पहले वही चेक करना है कि मेरे को दो मैट्रिक्स जो गिवन है उनकी मैं मल्टीप्लाई कर भी सकता हूँ या नहीं कर सकता. तो उसके लिए आपको इसके बाद में क्या लिखा है n, और इसके स्टार्टिंग में क्या लिखा है p. ए बी इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ, अगर n इक्वल टू p होगा, यानी कि इसमें जितनी रो हैं वो जितने कॉलम हैं क्या उसमें उतनी रो हैं. अगर ऐसा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, अन्यथा नहीं होगी. हमेशा ऑर्डर लिखेंगे तो इस पहला जो लिख रहे हो आप ए पहले लिख रहे हो ना, तो ए को आपका क्या देखना है, कॉलम देखने हैं, और बी बाद में लिख रहे हो तो बी के आपको क्या देखना है, रो देखने हैं. अगर दोनों बराबर हैं काउंटिंग में, इसमें जो काउंटिंग है किसकी, कॉलम की, और इसमें जो काउंटिंग है रो की, अगर वो दोनों बराबर हैं तो ही मल्टीप्लाई होगी, वरना मल्टीप्लाई नहीं होगी. जैसे मैंने आपको पहले लिखा ए 1 2 3 4 और एक बी मैंने लिख लिया -1 3 1 0. मैं ए इंटू बी करना चाहता हूँ, तो ये 2 क्रॉस 2 हुआ, ये भी 2 क्रॉस 2 हुआ. यहाँ पे बाद में 2 लिखा है, यहाँ पे पहले 2 लिखा है, दोनों सेम है तो मल्टीप्लाई होगी. और करनी कैसे है तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे. इसकी रो को पकड़ो और इसके कॉलम को पकड़ो. ठीक है, इसकी रो और इसकी कॉलम, उनकी मल्टीप्लाई होगी. जैसे 1 की -1 में तो कितना होगा, -1, और 2 की 1 में तो +2 लिख दो. यहाँ इसको पकड़ा और इसके साथ लगा दिया, 1 की 1 में हो गई और 2 की 1 में हो गई इधर. फिर दोबारा इस रो को पकड़ा और इस कॉलम के साथ, तो 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 0 तो 0. इस रो को दोनों कॉलम से कर दिया मल्टीप्लाई. फिर नीचे वाली रो को पकड़ो इस कॉलम के साथ, 3 इंटू -1 तो -3, और 4 इंटू 1 तो 4. फिर 3 इंटू 3 9, और 4 इंटू 0 तो 0. ये हमारी a क्रॉस b आ गई मल्टीप्लाई होके. -1 और 2 तो 1, 3 + 0 तो 3. यहाँ पे कितना बचा 1, और यहाँ कितना बचा 9. समझ आई बात. अगर मैं a लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6, और b मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6. देखो यहाँ तो ऑर्डर सेम थे, यहाँ ऑर्डर अलग अलग है ना. इसका ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 2 है. इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 3 है. बस क्या ध्यान देना है कि इसके बाद वाला और इसका पहले वाला सेम है, ये दोनों सेम है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी. और मल्टीप्लाई कैसे होगी, ए बी इक्वल टू इसका रो और इसका कॉलम, 1 की 1 में, फिर 2 की 4 में मल्टीप्लाई करके लिखना है 8. फिर 1 2 को 2 5 के साथ, 1 की 2 में, 2 की 5 में 10, फिर 1 की 3 में, 2 की 6 में 12. ठीक है. फिर पहली रो की आपने तीनों कॉलम में कर दी मल्टीप्लाई. फिर दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 4 16, फिर 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 5 20, फिर 3 इंटू 3 9, फिर 4 इंटू 6 24. अभी भी लास्ट वाला कॉलम बच रहा है. 5 इंटू 6 1 इंटू 4, 1 इंटू 5 5,
6 इंटू 4 24, 5 इंटू 2 10, 6 इंटू 5 30, 5 इंटू 3 15 एंड 6 6 36। ठीक है, अब देखो आप 3x2 लाए थे, 2x3 लाए थे, मल्टीप्लाई करके आपको 3x3 मिला है। तो ये कैसे पता चलता है? जब आप दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हो तो आपने ये तो समझा कि ए बी इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ इसका कॉलम और उसके रो बराबर हो जाएं, लेकिन जो रिजल्टेंट ऑर्डर होगा, रिजल्टेंट ऑर्डर होगा, वो रिजल्टेंट ऑर्डर कहाँ से आएगा? इसका फर्स्ट और इसका लास्ट, यानी कि m क्रॉस q होगा ऑर्डर। जैसे यहाँ पर इसका फर्स्ट 3 और इसका लास्ट 3, तो 3x3 ऑर्डर आना तय था। तो ऐसे चेक कर सकते हो कि आपने मल्टीप्लिकेशन ठीक कर भी दी है या नहीं कर दी है। तो इनको बस ऐड करके आप लिख देना है, लिख सकते हो, कोई दिक्कत? एक बार मल्टीप्लिकेशन नोट कर लो, इस मल्टीप्लिकेशन को आप ट्राई करो। ए मैंने आपको दिया 1 2 3 -1 2 1 एंड बी है हमारे पास 1 1 1 2 1 0। इनकी मल्टीप्लाई करो।